आओ मिलकर बचाएं, कक्षा 11, ये लिखा है निर्मला पुतुल ने। और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1। और आरोह भाग 1 का ये काव्यांश का चैप्टर 10 है। तो देखो निर्मला पुतुल क्या लिखती हैं, उनकी पाठ की रूपरेखा देखो। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में निर्मला पुतुल आदिवासी समाज एवं उनके जीवन के विभिन्न अनछुए पहलुओं से हमारा परिचय कराती है। प्रस्तुत कविता में कवित्री संथाली समाज के भोलेपन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता आदि के साथ उनमें विद्यमान अशिक्षा कुरीतियों आदि से भी परिचित कराती है। कवित्री अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत कविता में उन चीजों को बचाने के विषय में कहा गया है जो अच्छे समाज व प्रकृति के परिवेश हेतु आवश्यक है। कविता में कवित्री ने प्रकृति के नष्ट होने व विस्थापन की समस्या के विषय में बताया है, जिसके कारण आदिवासी समाज संकट में है। अब देखो कविता यहाँ से आरंभ होती है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। तो यहाँ क्या है, निर्लज या अमर्यादित होना है नंगी होने से। आबो हवा का मतलब है वातावरण या जलवायु। हड़िया आदिवासियों की एक प्रकार की शराब है। तो उसमें क्या बताया है उन्होंने, देखो निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं चैप्टर से ये लिया गया है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री आदिवासी जीवन शैली एवं अपने परिवेश, प्रकृति व संस्कृति को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का आग्रह करती है। कवित्री कह रही हैं कि आदिवासी समाज में भी, आदिवासी समाज के लोग भी शहरों की देखा देखी करने लगे हैं, वहाँ की अपसंस्कृति को अपना रहे हैं, वहाँ की आबो हवा, शराब की लत इत्यादि से ग्रसित हो रहा है हमारा समाज। तो कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्छृंखलता, उच्छृंखलता यानी कि निर्लज अमर्यादित व्यवहार के कारण शर्म हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही है। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश एवं प्रभाव से बचाना होगा। यहाँ तन को ढकने के बजाय तन को दिखाने की होड़ लग रही है। लोगों के तन की तरह धरती भी जो है वो नंगी होती जा रही है। वृक्षों को काटकर धरती को नंगा किया जा रहा है। धरती जो है हमारी, वो क्या किया जा रहा है, उसको आदिवासी समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं और धरतियों को बिना वृक्ष के किए जा रहे हैं। कारण शहरी आबो हवा जो है उसके कारण ही नशे की जो लत है इन बस्तियों में भी जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड की धरती के निवासी नशे की लत के अत्यधिक शिकार होकर मादक पेय पदार्थ हड़िया, जो उनका मादक पेय पदार्थ है हड़िया, वो इस घर पे बनाते हैं, यानी कि जो कच्ची शराब होती है उसको। शराब का एक जनजातीय प्रकार है। जनजातीय प्रकार यानी कि वो लोग अपने ही गांव में, अपने ही आदिवासी समाज के बीच उसको बनाया जाता है और उसके नशे में वे डूबते जा रहे हैं। हमें उनके नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। कवित्री आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा, अन्यथा हमारी शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के निवासी कुमार्ग पर जाएंगे, जिससे यहाँ का वातावरण भी दूषित तो हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है वह भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा वहां पर कवित्री कह रही है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, ये जो काव्य की पंक्तियां हैं इनका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्यांश में अपनी धरती, अपनी संस्कृति एवं अपने लोगों को बचाने की तड़प एवं ललक जो है वो कवित्री के अंदर दिखाई दे रही है। नंगी होना यानी कि त्रिआयामी अर्थ को यहाँ व्यक्त कर रही है। कपड़े कम पहनना, मर्यादाएं तोड़ना या निर्लज होना, धरती का पेड़ पौधों से विहीन होना। एक शब्द में, एक छोटे से शब्द में क्या है, राहुल वीडियो में आओ बेटा, एक छोटे से शब्द में बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे गागर में सागर भर देना, बिहारी लिखते थे ना,
बिहारी एक दोहा लिखते थे, उनके बहुत सारे अर्थ निकलते थे। ऐसे ही यहाँ पर निर्मला पुतुल ने अपनी कविता में जो शब्द लिखे हैं, उनके कई कई अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो देखो, शहरी आबोहवा यानी कि शहरी जो अपसंस्कृति है एवं कृत्रिम कृत्रिम चकाचौंध है की प्रतीक है, यानी कि दिखावा है शहर में। ठीक है। वो क्या करते हैं शहरी लोग, कम कपड़े पहनते हैं, अपसंस्कृतियां अमर्यादित तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, नशा शराब इत्यादि सिगरेट इत्यादि वो क्या कहते हैं ग्रहण करते हैं। तो वही जो एक संस्कृति से भरपूर आदिवासी समाज था, उसकी अपनी संस्कृति होती थी, अपना कल्चर होता था। तो अपनी संस्कृति अपना कल्चर आदिवासी समाज भी भूलता जा रहा है। शहरी जो वातावरण है उससे आदिवासी समाज भी प्रभावित हो रहा है। तो देखो, हड़िया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। देसी शराब के सेवन से लोगों का तन एवं मन, शरीर एवं आत्मा दोनों का सर्वनाश हो रहा है। ठीक है। तो लोक प्रचलित हिंदी शब्दों का इसमें अत्यधिक प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त होते हुए भी भाषा प्रवाहमान, जो भाषा है इसकी प्रवाहमान हो रही है। इसमें सरस एवं सहज भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। अपने चेहरे पर, अब देखो आगे की कविता की पंक्तियां देखो। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवित्री ने लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहने का आग्रह किया है। साथ ही अपने परिवेश को शहरों की संस्कृति से बचाने, जो शहरों की संस्कृति है उसके प्रभाव से बचाने का भी उन्होंने आग्रह किया है। वो क्या कहती हैं देखिए, कवित्री कहती है कि झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, अर्थात उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन न आए, वे अपनी बोली में ही बोले। तो संस्कृति, शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती है कि यहाँ के लोगों के जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही पहले जैसा भोलापन आ जाए, उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहने जैसे सभी गुण वापस लौट आए। ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रख पाने में सक्षम हो सकेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है मनमोहन, राहुल? हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनो, हर पंक्ति का आशय सुनो। ठीक है। तो क्या है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। तो क्या था संथाल परगना के लोगों में, क्या था आदिवासी लोगों में? उनके चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, यानी कि उनकी संस्कृति सभ्यता बना रहे, भाषा में झारखंडीपन, जो उनकी भाषा में था झारखंडीपन, यानी कि अपने समाज की जो भाषा थी उनकी। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यानी कि उनको, उनके अंदर जोश था, संघर्ष करने की एक शक्ति थी, जो क्या हो रहा है, शहरी वातावरण की देखा देखी अब वो नष्ट होते जा रहा है, या लोगों में जो एक उत्साह था वो कम होते जा रहा है। मन का हरापन, यानी कि वो मन से सदैव प्रसन्न रहते थे। ठीक है। भोलापन, दिल का भोलापन, यानी कि जितने वह अक्खड़ थे, जितने वह जुझारू थे, उतने ही वह भोले भी थे। अक्खड़पन मतलब एक ग्रामीण लोगों का एक अक्खड़पन होता है, या आदिवासी लोगों का एक अक्खड़पन होता है स्वभाव में, वही अक्खड़पन उनका चाहिए। वो कह रही है कि, कवित्री कह रही है, वही सब कुछ चाहिए, जुझारूपन भी, और किसी भी कार्य को करने के प्रति जुझारू रहते थे आदिवासी समाज के लोग। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, अब शहरी संस्कृति उनको घेर रही है। एक आदिवासी समाज में ही नहीं, सारे समाज में देखो आप, कहीं भी देखो, गांव में देखो, कहीं भी जो गांव है, हमारा ही गांव क्यों ना हो, हमारे ही गढ़वाल कुमाऊं क्यों ना हो, या किसी भी जगह का ग्रामीण इलाका,
तो वहां पर क्या हो रहा है, शहरी संस्कृति ने, विदेशी संस्कृति ने, शहरी संस्कृति ने, शहरी आचार व्यवहार ने क्या कर दिया, अपना प्रभाव डाल दिया है। बच्चों पर क्या, बड़ों पर क्या और बूढ़ों पर क्या, शहरी संस्कृति सब पर हावी होती जा रही है। अपना कल्चर लोग भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, ठीक है, भाषा पर भी लोगों का नियंत्रण अब नहीं रहा है। वह क्या है, शहरी लोगों की देखा देखी शहरी भाषा बोली को अपनाने लगे हैं। जबकि क्या होना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी भाषा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, उसी से हमारी पहचान होती है, उसी से व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य क्या है इसका, प्रस्तुत काव्यांश में शहरी जीवन की जड़ता एवं ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई है। कवित्री का स्व संस्कृति प्रेम प्रकट हुआ है, उसे अपने संथाली लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है। यहाँ पर भाषा जो है अत्यंत सरल है, यह जन जन की भाषा है, इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है, भाषा का प्रवाह है, मुग्धकारी यहाँ पर भाषा है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। माटी का रंग यानी कि सांस्कृतिक विशेषता का यहाँ पर परिचायक है। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है, इससे मन की मधुरता, सरसता और उमंग उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। यह काव्यांश न तो गेय है न तुकांत है, न ये गाया जा सकता है और न ही इनके तुकों में, इनके अंत में तुक हैं। इसमें सिर्फ अर्थ की लय है, इस कविता में जो है वह अर्थ ही अर्थ है, ठीक है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा काव्यांश है इसका, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, ये क्या है। प्रस्तुत प्रसंग में कवित्री ने अपने परिवेश व संस्कृति को शहरों की सभ्यता व संस्कृति से बचाने का आग्रह किया है। कवित्री कहती है कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत, अपने पारंपरिक हथियार जो उनके थे, धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को बचाना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उसके समाज की पहचान है। वह इस समाज से कहती है कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि ताजी हवा हमें मिलती रहे, नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बचाए रखे, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है, हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है, ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। कवित्री चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में विद्यमान रहे तथा यह समाज शहरी जीवन एवं परिवेश से प्रभावित न हो, ठीक है। तो यहाँ काव्य सौंदर्य देखिए, कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। धनुष, बाण, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग तीनों संथाल वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता संथाल परगना की पहचान है। इसके माध्यम से लोक जीवन को लौटाने की गुहार भी यहाँ पर कवित्री ने लगाई है। और भीतर की आग क्या है, ये भीतर की आग, वस्तुतः भीतर की आग जो है वह मन की तीव्र इच्छा और उमंग की द्योतक है। जो हमारे मन में तीव्र इच्छा होती है और उमंग होती है जो मन की, तो वही संथाल परगना के लोगों के लिए कवित्री ने भीतर की आग कहा है। भीतर की आग यानी कि जोश, ठीक है, जोश को भी इसके लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने स्वभाव के प्रति जो जोश होता है, जो किसी कार्य को करने की इच्छा होती है या किसी चीज की उमंग होती है, जीवन को जीने की उमंग होती है, उसके लिए कवित्री ने भीतर की आग शब्द का प्रयोग किया है। तो जब भी आपको काव्य सौंदर्य को लिखने के लिए आएगा तो आप एक छोटे छोटे उनको लेकर, छोटे छोटे वाक्यांश को लेकर या वाक्य को लेकर आप उसका अर्थ निकाल कर अपने तरीके से उसका अर्थ निकालो और उसके बारे में लिखो,
ठीक है। जैसे यहाँ पर था धनुष बाण, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। तो आप उन वाक्यांश को लेकर उसके बारे में अपनी राय दो, यही काव्य सौंदर्य होता है। ठीक है। इस शब्द के माध्यम से कवि ने क्या साबित किया है, कवि क्या कहना चाहता है, कवित्री क्या कहना चाहती है, कवित्री ने किस अर्थ के लिए जोर लगाया है उस काव्यांश में। ठीक है। तो ये सब चीजें तुम उसमें लिखा करो। ठीक है। आगे देखो, कवित्री पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत है। ठीक है। कवित्री जो है क्या कर रही है, पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत है। भाषा उसकी जो है आडंबरहीन है, तुकांतता, छंदबद्धता, अलंकारों की भरमार से रहित है। इसमें जो है इनकी भाषा में क्या है, इसमें तुकांत नहीं है, कहीं पर तुक में कहीं अंत नहीं, अंत में कहीं तुक नहीं बन रहा है। ठीक है। छंदबद्धता है, छंद कहीं पर भी जो है छंद से मुक्त है ये कविता। और अलंकारों की भरमार से रहित है, अलंकार इसमें नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अभिव्यक्ति की सादगी और अर्थ की गहराई है। इस कविता में अभिव्यक्ति की सादगी और अर्थ की गहराई है। ठीक है। तो आगे देखो, छोटे छोटे वाक्यांश वास्तव में पूरे वाक्य और प्राकृतिक बिंब को अपने में समेटे हुए हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पर वाक्यांश हैं वह पूरे वाक्य और प्राकृतिक बिंब को क्या कर रहे हैं, अपने में समेटे हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, चौथा काव्यांश इसमें क्या कहता है, देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो क्या होना चाहिए, कवित्री क्या कह रही है इसमें कि क्या होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने आदिवासी समाज के परिवेश और संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाए रखने का आह्वान यहाँ पर किया है। तो कवित्री कहती है कि इस समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है। ठीक है। आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए, मौज मस्ती के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने आवश्यक हैं। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। इन सब की प्राप्ति के लिए कैसे प्रयास करने होंगे, हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। काव्य सौंदर्य देखिए इन पंक्तियों का, कवित्री ने क्या किया है, लोक जीवन की सहजता को बचाए रखना चाहती है वो। क्योंकि लोक जीवन का साहित्य कैसे बचाया जा सकता है, सहजता कैसे बचाई जा सकती है, देखो, वह नृत्य, गान, हंसी, खिलखिलाहट, दुख, खेलकूद, शांति सबको महत्व दे रही है। ठीक है। वो क्या कर रही हैं, सबको महत्व दे रही हैं। और सबको महत्व देने के साथ साथ वो क्या कर रही हैं, देखो, उसे दुख और सुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति सब अनुभव प्रिय हैं। इस वर्णन में समग्रता है। तो भाषा यहाँ अत्यंत सहज है, न तो तुकांतता है, न आग्रह है, न छंदबद्धता है, न संगीत है, न लय है, फिर भी इसमें आकर्षण है। कवित्री ने एक एक वाक्यांश में पूरा बिंब और अर्थ ध्वनित करके प्रभाव उत्पन्न किया है। अभिव्यक्ति प्रवाहमयी है। लोक प्रचलित जो शब्दों का इसमें मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है। हरी हरी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुट्ठी भर एकांत यानी कि वो क्या कहना चाह रही है, मुट्ठी भर एकांत से थोड़ा सा एकांत चाहिए, ऐसा कह रही है वो कि थोड़ा सा एकांत होना चाहिए, जरूरी है जीवन में। तो आगे देखिए, एक काव्यांश आपका और बचा है, पांचवा और अंतिम काव्यांश है, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। और इस अविश्वास से भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने,
आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो इसमें कवित्री क्या कह रही है, देखो प्रस्तुत पंक्तियों में वह यह बताने का प्रयास उन्होंने किया है कि हमारे समाज में अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। वह विश्वास एवं आशा के संसार में जीने की पक्षधर हैं। कवित्री कह रही है कि आज चारों ओर अविश्वास तथा धोखाधड़ी का बोलबाला है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तथा थोड़े से सपने भी बचाने होंगे, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सकें। अंत में कवित्री, वीडियो में आओ बेटा, अंत में कवित्री लोगों को जागृत करते हुए कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है, जिसकी रक्षा कर हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति व सभ्यता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए इसका क्या है, कवित्री लोक जीवन को सकारात्मक गुणों को, लोक जीवन के जो सकारात्मक गुण हैं उसको बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वह शहरी संस्कृति के प्रभाव से उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, जो ऐसे शब्द हैं उनकी जो आवृत्ति उन्होंने की है, इसकी अभिव्यक्ति मनोरम बन पड़ी है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश थोड़ा सा हो गया है। भाषा में उर्दू शब्द जैसे उम्मीद, संस्कृत शब्द जैसे विश्वास, तद्भव शब्द जैसे सपने का अद्भुत संगम है। काव्यांश में न तो छंदबद्धता है, न तुकांतता, न संगीत, न लय, बल्कि अर्थ का प्रभाव है। लेखिका की कथन शैली काव्यात्मक है। ये ध्यान रखना, हर काव्यांश में क्या आया है, छंद, न तो छंदबद्धता है, न तुकांतता है, न संगीत है, न लय है, बल्कि क्या है, अर्थ का प्रभाव। इस कविता में केवल काव्यांश के अर्थ का प्रभाव है। लेखिका की जो कथन शैली है वो काव्यात्मक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। राहुल, आपको ये समझ में आया चैप्टर? कविता समझ में आई? कविता की जो अर्थ है, निर्मला पुतुल क्या कहना चाहती है आदिवासी समाज के लिए? आदिवासी समाज की कविता की जो शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि कवित्री अपने समाज के लिए चिंतित है, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए वो चिंतित है। ठीक है, थैंक यू।